क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड। सरकार ने किया क्या विकास, गरीबी दूर के क्या प्रयास, देखेंगे हम विकास का सच। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड। दिया था तुमने किसको वोट, क्या वोट के बदले लिए थे नोट। अब है तुम्हारा क्या रुझान, साइकिल पंजा कमल या हाथी है निशान। हम आ रहे हैं जन जन के पास, तुम सोच लो अब किससे कराना है विकास। क्या बोल रहा बुंदेलखंड। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि आप जानते हैं, खरी बात अपनी बुंदेलखंड यात्रा पर निकल चुकी है। चुनावी यात्रा 2022 का आगाज़ हो चुका है और पहले हमने ललितपुर ज़िले से शुरुआत की और अब हम जालौन ज़िले में आ चुके हैं। तो ऐसे ही हम जनता से, जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं और आज हम आ गए हैं यहाँ पर मिलने नगर पालिका अध्यक्ष जो है यहाँ पर अनिल बहुगुणा जी, उनसे मिलने के लिए। आपको एक खासियत बता देती हूँ इनके बारे में। ये इतने ज़्यादा लोगों के पसंदीदा हैं यहाँ पर कि इन्होंने निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़ा था 4 साल पहले और निर्दलीय इन्हें इतना प्यार मिला, जबकि भाजपा की लहर थी, हर जगह भाजपा के अध्यक्ष बन रहे थे, फिर भी ये नगर पालिका अध्यक्ष बने और 7,000 वोट के अंतर से अध्यक्ष बने। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा इनसे उम्मीद लगाते हैं विकास की और इसीलिए इतना ज़्यादा प्यार उन्होंने दिखाया है यहाँ पर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खरी बात न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। आपसे अध्यक्ष जी, सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि जैसा कि हम जानते हैं कि इतना ज़्यादा लोगों ने आप पर विश्वास किया है, प्यार दिखाया है, तो जाहिर है कि उनकी उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा होंगी कि आप काम कराएंगे, बहुत ज़्यादा काम होगा। तो विकास क्या हुआ है 4 साल में? लगभग 4.25 साल का हमारा जो कार्यकाल रहा, इसमें विकास की लोगों को उम्मीदें तो काफ़ी थी, लेकिन वो सब उम्मीदें तो सभी की पूरी हो नहीं सकती। लेकिन हमने पूरी पारदर्शिता के साथ लगभग 11 से 75 विकास कार्य कराए हैं उरई नगर में। और दूसरी बात, सबसे बड़ी विशेषता उरई नगर पालिका की ये है कि 11 से 75 विकास कार्यों में लगभग 95% विकास कार्य कंपटीशन से हुए। जो अन्य नगर पालिकाओं में ये चल रहा है कि फुल रेट में ज़्यादातर काम होते हैं, हमारे यहाँ कंपटीशन में हुए और अच्छी गुणवत्ता के साथ हुए। हमारी पहली प्राथमिकता ये थी कि हमें अच्छी गुणवत्ता चाहिए, तो हम ऐसा विश्वास करते हैं और जनता भी विश्वास करती है कि पूर्व में जो हमारे कार्यकाल के पहले जो विकास कार्य हुए, उनसे अच्छी गुणवत्ता के हमने कार्य कराए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि उरई विधानसभा उरई जो है ये नगर पालिका जो है ये काफ़ी बड़ी है और अब ये नगर निगम में भी कहीं ना कहीं हम सुन रहे हैं कि तब्दील हो जाएगी जल्दी। लेकिन ऐसे में जो है यहाँ पर विकास भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, पर उस हिसाब से देखा जाए तो मैं भी कल से यहाँ पर यात्रा कर रही हूँ, मुझे कुछ ऐसा अभी इतना देखने को नहीं मिला है। तो आपको मतलब कुछ आप मुझे बताएंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि ऐसे क्या विकास कार्य हुए हैं जो मैंने हो सकता है मिस कर दिया। एक तो हमारा सबसे पहले तो हम आपको बताएं, उरई नगर पालिका बुंदेलखंड की सबसे बड़ी नगर पालिका है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में नगर पालिका क्षेत्रों में एक सर्वे हुआ, उसमें लगभग हम तीसरे स्थान पे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा अनियोजित विकास हुए। हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, गांव का आदमी आया, उसने एक खेत खरीदा और उसमें एक मकान बनवा लिया, एक अपने और किसी का बनवा लिया और 8 प्लाट खाली डले। तो ये हो गया अनियोजित विकास। अनियोजित जब विकास होता है तो उसका विकास कराने के लिए भी हम पर दबाव डलता है। हमारे कार्यकर्ता हैं, मान लीजिए वो 100 मीटर दूरी पे खाली प्लाट डले हैं, उसके बाद उनका मकान है, तो एक उनका दबाव रहता है कि हमारे मकान तक साफ सड़क तो बन जाए। तो हम ये कहेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं उरई नगर पालिका ओडीए कह लें या जिला प्रशासन कह लें, इसमें असफल रहा और हम भी उतने अपेक्षित विकास नहीं करा पाए कि हर एक के दरवाजे पे हम सड़क दे सकें।
दूसरा, हमने नगर पालिका चुनाव प्रचार के दौरान एक बात महसूस की थी कि यदि जलभराव का संकट दूर हो जाए तो हम काफ़ी हद तक नगर को मतलब विकास कराने में सफल होंगे, लोगों को सुविधाएं देने में। तो लगभग पहले वर्ष तो हमने विकास जो फाइनेंशियल ईयर में अधिकतर 48 करोड़ रुपए के लगभग नाले बनवाए, जिससे उरई का ड्रेनेज सिस्टम, नाले, पानी का निकास सही हो। और उसके बाद कई विकास कार्य, सड़कें, नाली, नाले और भी विकास कार्य हुए। हमने पूर्व में हमाया नगर पालिका में एक 8-8 फुट, 8-8, 10-10 फुट के पोल लगा के इलेक्ट्रिक रोड पे लाइट देने का काम करते थे। हमने वो 30 मीटर ऊंचे पोल, 9 मीटर 12 मीटर ऊंचे पोल लगवाकर, डिवाइडर बनवाकर सड़क के ट्रैफिक को एक तो व्यवस्थित चलाने के प्रयास किया और इलेक्ट्रिक पोल लगवाकर एक मतलब ये कहें कि उनका जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं उनका अनुरक्षण कम होता है, उनका मेंटेनेंस कम होता है। वो काम हमने कराने का प्रयास किया और लगभग इस साल तक 2021 तक पूरे नगर के प्रमुख मार्गों में डिवाइडर और इलेक्ट्रिक पोल लग जाएंगे। चलिए, तो जैसे कि हम जानते हैं, अभी मैंने बताया भी अपने दर्शकों को कि आपने निर्दलीय ये चुनाव जो था वो लड़ा था, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आप बहुत पहले से जो है संघ के और भाजपा के एक्टिव मेंबर रहे हैं। तो इस बार अब क्या रहेगा? अब 5वीं साल आपकी कंप्लीट होने के बाद भाजपा से लड़ने वाले हैं चुनाव या फिर से निर्दलीय ही लड़ेंगे? नहीं नहीं नहीं, पहली बात तो ये है कि मैं एक जन्मजात बाल स्वयंसेवक हूँ संघ का। दूसरा, 77 में जनता पार्टी जब बनी तो मैं जनता पार्टी में युवा मोर्चा, जो युवा विंग थी, उसका पदाधिकारी बना। और 80 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तब से मैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहकर हमने काम किया है। तो मतलब अब भाजपा से ही लड़ने का मन बना रहे हैं। चलिए, तो ऐसे क्या कुछ कारण रहे कि आपने उस समय डिसाइड किया कि आप निर्दलीय लड़ेंगे? ये तो एक राजनीतिक साजिश के तहत हमारा टिकट काटा गया और उसके बाद उरई नगर की जनता जनार्दन के दबाव में मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश एवं राष्ट्रीय नेतृत्व को, जिन्होंने मुझे कभी भी चुनाव लड़ने के समय में भी भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं समझा। और चुनाव जीतने के तुरंत बाद मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मुझसे पूछा गया कि आप किस दल में जाएंगे, तो हमने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, ना अभी हटाया गया हूँ और ना हटूंगा। तो पर अफसोस तो थोड़ा बहुत रहता होगा कि कभी कभी कि आप बाल स्वयंसेवक संघ वो रहे हैं, स्वयंसेवक रहे हैं हमेशा से, तो मतलब तब से आपने साथ दिया भाजपा का और फिर भी क्या ऐसा कभी अफसोस रहा है? हाँ, एक अफसोस तो रहा, लेकिन एक जो भारतीय जनता पार्टी के जिला नेतृत्व ने, जो वर्तमान जिला नेतृत्व ने उस समय जो था, जो गलती की थी उसको कार्यकर्ताओं ने सुधारने का काम किया है। तो आपको लगता है मतलब भाजपा में गलत निर्णय लिए जाते हैं? हाँ, कभी कभी एक गलतियाँ होती हैं और उन गलतियों को सुधारने का काम भी कार्यकर्ता करते हैं। लेकिन भविष्य में अगर फिर गलती होती है फिर? मैं अभी तो ऐसा कोई उम्मीद नहीं करता हूँ कि कोई गलती होगी, लेकिन यदि गलती होती भी है तो समय समय पे कार्यकर्ता उसे सुधारने का काम भी करेंगे। चलिए ठीक है, तो अब जैसे कि सामने चुनाव है, तो अब आप क्या विकास करवाएंगे, क्या एजेंडा लेकर चलेंगे इस बार चुनाव में? नहीं, अभी तो विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। उसके बाद जैसे कि आपके जो आएंगे,
ये हमारा एजेंडा बस एक तो नगर को स्वच्छ बनाना, प्रकाश युक्त करना, पेयजल की सुविधाओं से आच्छादित करना। हमने अपने कार्यकाल में उरई नगर पालिका क्षेत्र में 13 ट्यूबवेल पेयजल के लिए स्वीकृत किए हैं। 11 ट्यूबवेल अमृत योजना से स्वीकृत हो चुके हैं, जो आगामी 25 वर्ष तक हमारी कल्पना है कि पेयजल की कोई समस्या उरई नगर में नहीं आएगी। जब ये 13 और 11 ट्यूबवेल चालू हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि उरई नगर में आगामी 25 वर्षों तक पेयजल की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो विधानसभा चुनाव पर आ जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या समीकरण बन रहा है इस बार, क्या होने वाला है विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में देखिए, पूरे प्रदेश में हमारे केंद्रीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के बड़े कर्मठ और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस देश की और प्रदेश की जनता के लिए इतने जनहितकारी योजनाएं लागू की गई हैं, जिसके फलस्वरूप पुनः आप देखेंगी कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत के साथ विधानसभा में विराजेगी और विजय श्री का बना करेगी। चलिए अध्यक्ष जी, खरी बात के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? खरी बात के माध्यम से हम तो पहला हमारा संदेश तो यही है कि आप पूरे बुंदेलखंड या प्रदेश की जनता से हमारा एक निवेदन है, अनुरोध है कि एक अच्छे प्रत्याशियों के साथ जुड़ें और एक अच्छी पार्टी के साथ भी आपको जुड़ना चाहिए। आज हम समझते हैं कि पूरे देश की जनता मोदी जी को एक अभूतपूर्व प्रधानमंत्री के रूप में देख रही है। उसी प्रकार योगी आदित्यनाथ जी को प्रदेश की जनता एक अभूतपूर्व मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पाया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के साथ साथ विकास की गति को बहुत गति प्रदान की है। और हमारे जो जनसंघ के संस्थापक रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनकी जो अंत्योदय की कल्पना थी कि जब तक समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का विकास नहीं होगा, तब तक देश या प्रदेश का विकास संभव नहीं है। इस योजना पर काम करते हुए समाज के निर्बल वर्ग को उनका आर्थिक और सामाजिक स्तर उठाने के लिए बहुत ही अभूतपूर्व योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना ले लें, चाहे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना ले लें, चाहे किसान सम्मान निधि ले लें, चाहे उज्ज्वला गैस योजना ले लें, अन्य योजनाएं इन विषम परिस्थितियों में जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से ग्रसित होकर अपनी आर्थिक स्थिति उसकी डमाडोल हो गई थी, ऐसे समय में भी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपनी देश की विकास की गति को धीमे नहीं होने दिया और गरीबों को, समाज के जो निर्बल वर्ग के लोग थे, चाहे दिव्यांग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हों, सभी के लिए अन्य योजनाएं लागू करके उनके सामाजिक स्तर को उठाने का काम किया है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष उरई के जो हैं अनिल बहुगुणा जी, और इनसे हमने बातचीत की। ऐसी ही किसी बड़ी शख्सियत से फिर आपको रूबरू कराते रहेंगे खरी बात में। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।